छत्तीसगढ़ का वो सुनसान रोड जिस पर शाम के वक्त लोगों का आना जाना सख्त मना था, वहाँ पर एक लड़का अपनी बाइक से देर रात गुजर रहा था। तभी उस लड़के के सामने एक और बाइक आती है। पर ये क्या, उस बाइक पर तो कोई भी नहीं था। उस बाइक को देखकर वो लड़का अपनी बाइक को रोकते हुए डरते हुए खुद से कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये बाइक चल कैसे रही है जबकि इस पे तो कोई है ही नहीं। ये लड़का ये बात बोल ही रहा था, तभी वो बाइक उस लड़के की तरफ मुड़ जाती है और उसकी तरफ बढ़ने लगती है। बाइक को अपनी तरफ बढ़ता देखकर लड़का डर से बाइक चलाना शुरू करता है, पर उसकी बाइक शुरू तक नहीं होती। तभी भूतिया बाइक तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है। नेहा, और कितना समय लगेगा? तुम्हें पता है ना, हमें बहुत दूर जाना है। हाँ, बस हो गया है। मैं कविता को तैयार कर रही हूँ। इसको तैयार करते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। वैसे भी हम छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। अरे यार, छत्तीसगढ़ पास नहीं है। अब छोड़ो, जो भी है, जल्दी तैयार हो जाओ। अरुण अपनी पत्नी नेहा को जल्दी से तैयार होने को कहता है और नेहा भी तैयार हो जाती है। कुछ देर बाद अरुण अपनी पत्नी नेहा और बेटी कविता के साथ छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो जाता है। छत्तीसगढ़ जाते जाते उन्हें रात हो जाती है और वो पहुंच नहीं पाते। पापा, हम कब तक घर पहुंचेंगे? मुझे ना बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ अरुण, सुबह से शाम हो गई है। भूख तो मुझे भी लग रही है। एक काम करो ना, किसी ढाबे पे गाड़ी रोक दो। खाना खाकर फिर हम चलेंगे आगे। इसी बहाने तुम रेस्ट भी कर लोगे। तुम सही कह रही हो नेहा, लेकिन मैप में ना ही तो कोई होटल नजर आ रहा है और ना ही कोई ढाबा। क्यों ना मैं इस कच्चे रास्ते से गाड़ी ले लूं। लेकिन अगर मैंने यहाँ से गाड़ी ले ली तो कुछ खाने को नहीं मिलेगा और नेहा और कविता को भूख भी तो लग रही है। अरुण, क्या हुआ? किस सोच में पड़ गए तुम? अरे वो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इस कच्चे रास्ते से गाड़ी ले लूं। अगर हम इस कच्चे रास्ते से चलते हैं तो क्या पता हम जल्दी पहुँच जाएं। अगर ऐसा है तो देरी किस बात की, चलो फिर। लेकिन अगर मैंने यहाँ से गाड़ी ली तो हो सकता है आगे कुछ खाने को ना मिले। अरे तो क्या हो गया, अगर हम जल्दी घर पहुंच जाएंगे तो हम वहीं खा लेंगे। अरुण नेहा की बात से सहमत हो जाता है और वो गाड़ी को कच्चे वाले रास्ते की तरफ मोड़ लेता है। कुछ दूर चलने पर रात को अंधेरा गहरा हो गया था। सड़क पर कोई गाड़ी नहीं दिखाई दे रही थी, न ही कोई बाइक। अरुण गाड़ी चला ही रहा था कि तभी अचानक से गाड़ी बंद हो जाती है। अरुण, ये गाड़ी को क्या हो गया है? पता नहीं यार, बाहर जाकर देखना पड़ेगा। नेहा अरुण बात ही कर रहे थे कि तभी कविता को एक बाइक दिखाई देती है जिस पर कोई नहीं था। मम्मा, वहाँ से ना एक बाइक आ रही है और उस पे कोई भी नहीं है। अगर हमारी गाड़ी खराब हो गई है तो हम उस बाइक पर बैठकर अपना सफर तय कर ले। कहाँ आ रही है बेटा? मुझे तो कोई बाइक दिख ही नहीं रही है। हाँ यार, और वैसे भी बाइक को जब तक कोई चलाए ना तब तक चल कैसे जाएगी। पर पापा, मैंने सच में एक बाइक देखी जिस पर कोई भी नहीं था। अरे ठीक है, अगर हमें वो बाइक दिखेगी तो हम उस बाइक पर जरूर बैठ जाएंगे। इतना बोलकर अरुण गाड़ी के बाहर आता है और अपनी गाड़ी को देखने लगता है। क्या हुआ अरुण, कुछ पता लगा? अरे हाँ यार, गाड़ी हीट मार गई है, इसलिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। नेहा और अरुण गाड़ी के बाहर ही खड़े थे कि तभी उनकी नजर एक ढाबे पर जाती है। अरे नेहा, अब वो देखो ढाबा, क्यों ना हम वहाँ खाना खा लें। वैसे भी रात ज्यादा हो रही है और तुम दोनों के साथ साथ अब मुझे भी भूख लग रही है। आइडिया बुरा नहीं है, तुम यही रुको, मैं कविता को बाहर लेकर आती हूँ। नेहा कविता को बाहर लाने के लिए गाड़ी खोलती है पर कविता गाड़ी में नहीं होती। ये देख नेहा काफी घबरा जाती है और अरुण से ही बात कहती है। तभी वो देखते हैं कि अरुण भी बाहर नहीं था। ये क्या हो गया? अभी तो अरुण बाहर थे, लेकिन अचानक वो कहाँ चले गए और कविता भी नहीं है यहाँ।
नेहा खुद से ही बातें कर रही थी। तभी वो देखती है कि एक बाइक आ रही है और दोनों बाप बेटी उस बाइक पर हैं। अरुण उस बाइक को सीधा नेहा के सामने रोकता है और उससे कहता है, नेहा, कविता सही कह रही थी, यहाँ एक बाइक है जो खुद चल रही है। मुझे भी वो बाइक दिखी है, तो बाइक चलाने में बहुत मस्त है। आओ बैठो, उसी बाइक से चलेंगे हम भी। अरुण, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? हम यहाँ सैर करने नहीं आए हैं। नेहा बाइक वाले अरुण से बात ही कर रही थी कि तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ आया। वो पीछे पलटकर देखती है तो वो अरुण होता है। अरे नेहा, किससे बात कर रही हो? अरुण, तुम यहाँ? अगर तुम यहाँ हो तो बाइक पर कौन है? बाइक पर? कौन सी बाइक पर? मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। नेहा पीछे पलटकर देखती है तो अब भी उसे अरुण बाइक पर बैठा नजर आ रहा था। यहाँ भी अरुण, वहाँ भी अरुण। नेहा, क्या हुआ? आओ बैठो मेरे पास। अगर अरुण बाइक पर है तो मेरे सामने कौन है? अगर मेरे सामने वाला अरुण है तो बाइक पर कौन है? अरे नेहा, क्या हुआ? चलो उस ढाबे पर चलते हैं यार, भूख लग रही है। हे भगवान, अब आप ही बताओ कि असली अरुण कौन है। अरुण, एक बात बताओ, तुम्हें मेरे सामने कोई बाइक नजर आ रही है? अरे कैसी बातें कर रही हो यार, इस सुनसान सड़क पर हमारे अलावा भला और कौन है? अब तो एक ही रास्ता है सच का पता लगाने का। नेहा अपने फोन की टॉर्च चलाती है और बाइक वाले की साइड करती है, जहाँ उसे ना तो बाइक की परछाई दिखाई देती है और ना ही बाइक पर बैठा हुआ अरुण। अब नेहा दूसरे अरुण की तरफ टॉर्च करती है तो उसे अरुण की परछाई दिखाई देती है। ये देखकर तुरंत नेहा अरुण को गले से लगा लेती है। अरुण, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। पर नेहा, अरुण, ये जगह सही नहीं है। यहाँ कुछ तो ऐसा है जिसे हम देख नहीं सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं। नेहा ये बात बोल ही रही थी कि तभी सामने से वो एक बाइक फिर से आती है और इस बार वो बाइक सिर्फ नेहा बल्कि अरुण को भी दिखाई पड़ती है। उस बाइक पर कविता बैठी हुई थी। कविता की आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। उसे देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वो किसी के वश में है। कविता, कविता बेटा, तू इस बाइक पर? कविता अरुण की बात का जवाब नहीं देती और उस बाइक को अरुण की साइड ही चलाती है। अरुण उस बाइक को रोकने के बार बार बोल रहा था पर वो नहीं मानती और अरुण को बाइक से टक्कर मार देती है। उसे टक्कर मारते ही अरुण नीचे गिर पड़ता है। और इस तरह उस रोड पर बाइक से एक और घटना घटती है और वो बाइक कहाँ से आती है, क्यों आती है और लोगों को क्यों मारती है, ये आज तक किसी को नहीं पता। कोल्हापुर गांव में डगरू अपनी पत्नी माला के साथ रहता था। डगरू अपने घर परिवार को चलाने के लिए गांव के ही जमींदार के खेतों में काम किया करता था, जिससे वो अपने परिवार के 2 वक्त की रोटी का खर्चा निकाल पाता था। एक रोज सुबह सुबह डगरू खाना खा रहा होता है, तभी उसके कानों में घर के बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो खाना छोड़कर जब बाहर जाता है तो देखता है जमींदार के आदमी उसके पड़ोस के मोहन को मार रहे हैं। अगर आइंदा चोरी करने की सोची भी तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा, समझा ना? मालिक, छोड़ दीजिए इन्हें, ये नशे में रहे होंगे, तभी इन्होंने जमींदार साहब के खेतों से गाजर उखाड़ लिए होंगे। तभी तो इसको अभी छोड़ रहा हूँ, लेकिन याद रहे अगली बार इसने ऐसा वैसा कुछ किया तो इसके लिए अच्छा नहीं होगा। जी नहीं होगी, इन्हें मारिए मत। बक्का चल, इतनी मार खाने के बाद तो ये सुधर ही गया होगा। जमींदार के आदमी हक्का बक्का जमींदार के लिए जान देने के लिए भी तैयार थे और वो जमींदार के खेतों में चोरी, काम चोरी, हर किसी बात के लिए गांव के लोगों को ना सिर्फ धमकाते बल्कि उन्हें मारते भी, वो भी बहुत बुरी तरह से। और अभी की ही तो बात है जब उन्होंने मोहन को पीटा था। आप ठीक तो है ना? कितना मारा है आपको? आपको भी क्या जरूरत थी उसके यहाँ से गाजर तोड़ने की? बिजली बहन, आप इन्हें घर ले जाइए। आप ठीक तो है ना मोहन भैया? इस जमींदार का अत्याचार कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा? जब देखो बस अपने मुस्टंडों को भेजकर गांव के लोगों को पिटवा देता है। देखिए ना भैया, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी जितना उन लोगों ने मेरे पति को मारा है। गांव के लोग गांव के जमींदार से भी ज्यादा उसके दोनों आदमियों से डरा करते थे, क्योंकि हर काम के लिए हक्का और बक्का प्यार की बजाय लात घूंसे से ही बात किया करते थे। डगरू तो ये सब देखकर डर जाता है, लेकिन वो करता भी तो क्या, पेट पालने के लिए उसे काम तो करना ही था। और अब खाना खाए ही बिना जमींदार के गाजर के खेतों में पहुंचता है और काम करने लग जाता है।
ये गरीबी भी ना कैसी है। जिनके पास पैसा है वो अत्याचार करने में लगे हैं और जो बेचारे गरीब वो बस अत्याचार झेल रहे हैं। लेकिन जो भी है, इस गांव को और गांव के लोगों को एक अच्छे जमींदार की तलाश जरूर रहेगी। खैर मुझे क्या। इतना कहने के बाद डगरू काम में लग जाता है और कई घंटे लगातार काम करने के बाद थक चुका था। अब वो थोड़ा आराम करने के लिए खेत के पास एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कितनी राहत है यहाँ। थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, फिर काम शुरू करूँगा। उसको बैठा देख जमींदार अपने दोनों आदमी के साथ वहाँ आता है और डगरू से कहता है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू यहाँ बैठकर आराम कर रहा है? तुम नौकरों को हराम का खाने की इतनी आदत क्यों लग रही है? मालिक 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 माफी चाहता हूँ। अरे मुझे बस 2 मिनट हुए हैं बैठे हुए मालिक। हम कैसे मान लें कि तुम्हें यहाँ बैठे हुए थोड़ा समय ही हुआ है? मैं अपनी कसम खाकर कहता हूँ, अपनी रोजे की कसम खाता हूँ। मैं अभी बैठा हूँ मालिक। मालिक आप कहो तो तोड़ दे इसका हाथ पैर। इसकी धुनाई तो जरूरी है, लेकिन अभी इसका हाथ पैर तोड़ दिया तो खेत में काम कौन करेगा? इसे तो बाद में देखते हैं। बस काम पर ध्यान दे। अगर तेरा ध्यान एक बार भी काम पर से हटाना तो तू दुनिया से हट जाएगा। डगरू अब डर से उठकर काम करने में लग जाता है। इधर जमींदार और उसके आदमी डगरू और खेत में काम करने वाले मजदूरों को धमकाकर चले जाते हैं। इधर देर शाम काम खत्म करके डगरू अपने घर जा ही रहा होता है, तभी वो रास्ते में मोहन को देखता है, जिसके सर पर हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन वो बड़े ही प्यार से अपनी पत्नी को गिफ्ट का डब्बा दे रहा होता है। अरे ये क्या है? इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आज का दिन तो इतना खराब था, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि आज के दिन ऐसा कुछ मेरे साथ होगा। आज ही के दिन तो हम दोनों जन्मों जन्म के लिए एक दूजे के हुए थे। मोहन भाई भी कितना प्यार करते हैं अपनी पत्नी से। इस हाल में भी अपनी बीवी को गिफ्ट दे रहे हैं देखो। और मैं हूँ बस सुबह शाम काम और काम। और माला के लिए कुछ लेना तो दूर की बात, उस बेचारी को समय भी नहीं दे पाता। मुझे भी उसके लिए कुछ लेना चाहिए वैसे। यही सोचता हुआ डगरू घर आ जाता है, लेकिन जब वो घर आता है तो देखता है गर्मी में उसकी पत्नी खाना बना रही है और उसके घर में आते ही उसके लिए मटके का ठंडा पानी लेकर आती है। माला सुनो, बैठो मेरे पास। तुम भी कितना काम करती हो। अजय छोड़िए मेरा हाथ, कोई देख लेगा। बिजली भाभी। लगता है गलत समय पे आ गई मैं, बाद में आती हूँ। अरे नहीं नहीं बिजली भाभी, आप एकदम सही समय पर आई हो। आइए ना अंदर। ये मैं गाजर का हलवा लेकर आई थी। आज मेरी शादी को पूरे 10 साल हो गए हैं, इसलिए हलवा बनाया था मैंने। बस 3-4 गाजर ही तो वो जमींदार के खेत से लाए थे, जिनके लिए आपने देखा नहीं उन्हें जमींदार के आदमियों ने कितना मारा। अरे रे, बहुत बुरा हुआ जो भी हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, कभी तो टूटेगा ही उस जमींदार का घमंड। हाँ बहन, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। वैसे मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है, ये तो मैं इन्हें खाने ही ना दूं, मुझे इतना पसंद है। डगरू पास बैठा ये सब सुन रहा था और जब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को गाजर का हलवा पसंद है तो वो सोचने लगता है कि गाजर अगर वो जमींदार के यहाँ से लाया तो उसकी भी मोहन की तरह हालत होगी, और उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपनी पत्नी को कुछ अच्छा सा तोहफा ला कर दे। अब अगली रोज सुबह सुबह डगरू यही सोचता हुआ काम के लिए जमींदार के खेत में पहुंचता है, और काम करते हुए भी वो यही सोच रहा था कि वो अपनी पत्नी को ऐसा क्या तोहफा दे। मैंने तो माला से कितनी बार उसकी पसंद के बारे में पूछा है, लेकिन वो है कि बस घर की जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी हुई है। कभी भी मुझे ये नहीं कहती कि ये चाहिए वो चाहिए। डगरू पूरे दिन खेतों में काम करने के बाद जब घर आने लगता है तो उसे उसकी पत्नी की बातें याद आ जाती है कि उसे गाजर का हलवा बहुत पसंद है। क्यों ना मैं इसमें से 2 गाजर माला के लिए ले जाऊं। और देखो जरा, ये गाजर कितनी मोटी ताजी है, इसमें तो मेरी माला के लिए एक कटोरा हलवा बन जाएगा। वो ये सोचकर जैसे ही उस गाजर को उखाड़ने लगता है वो उसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वाकई वो 4-5 गाजर के बराबर का गाजर था जिसे वो लेकर घर ही आ रहा होता है। तभी उसे हक्का देख लेता है। उस वक्त वो डगरू से कुछ नहीं कहता क्योंकि उसके हाथों में कई सारा सामान था और वो जमींदार के घर की तरफ तेजी से निकल पड़ता है। इधर डगरू घर आता है
और अपनी पत्नी को गाजर देते हुए कहता है, माला, ये तुम्हारे लिए। वो क्या है ना, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं दे पाता। वो क्या है ना, मेरे पास पैसे ही नहीं बचते, तो जो मैं सोचता हूँ वो होता ही नहीं। मुझे आपके अलावा और चाहिए भी क्या भला। लेकिन आप ये गाजर कहीं जमींदार के खेतों से तो नहीं लाए? हाँ, वो नहीं, हाँ, वहीं से लाया हूँ। अब तुम गुस्सा मत करना प्लीज। तो अब मार भी खा ले। इतना कहने के बाद ही हक्का डगरू, जो कि अपनी पत्नी से बात कर रहा था, वो उसे बाहर खींच कर लाता है और लात मुक्के से मारने लगता है। लेकिन तभी जमींदार बक्का से कहता है, अरे जला दे इसका ये घर, मैं भी तो देखूं कैसे ये अगली बार चोरी करने की सोचता भी है। जहाँ एक तरफ माला अपने पति को हक्का के मार से बचा रही होती है, वहीं दूसरी तरफ बक्का डगरू के घर में आग लगा देता है और देखते ही देखते घर जलकर राख में बदल जाता है। अब माला खूब रोती और बिलखती है। ये सब सही नहीं किया जमींदार साहब ने। अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? ये सब इस गाजर की वजह से हुआ है। इतना कहने के बाद माला उस गाजर को दूर फेंक देती है और अपने पति का सर गोद में रखे रो रही होती है। दोनों को अपने घर के जल जाने के बाद और कोई आस ही नहीं रह गई थी। वो दोनों ही पति पत्नी रोते हुए सो जाते हैं। लेकिन जब अगली सुबह माला की आंख खुलती है तो वो खुद को चारों तरफ गाजर से घिरा हुआ पाती है। लेकिन तभी डगरू भी उठकर बैठ जाता है और वो भी अपने आसपास का नजारा देखकर घबरा जाता है। तभी जिस गाजर को कल माला ने गुस्से में फेंक दिया था, उसमें से आवाज आती है, तुम दोनों मेरी वजह से मुसीबत में हो ना, अब मैं ही तुम दोनों को इस मुसीबत से बाहर निकालूंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है माला, ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। ये मैंने ऐसा नहीं कहा। अजी, ये गाजर बोल कैसे सकती है? तुम बोलने वाली गाजर हो? अरे लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बोलने वाली जादुई गाजर हूँ, जिसे तुम कल खेत से लाए थे। गाजर बेहद ही अद्भुत थी, जिसमें से रोशनी निकल रही थी, जिसे बड़े ही हैरानी से दोनों पति पत्नी देख रहे थे। तभी जादुई गाजर उन दोनों से कहती है, कल यहाँ पर जो भी हुआ वो ठीक नहीं था। जमींदार और उसके आदमियों ने तुम्हारा घर भी जला दिया, लेकिन अब तुम घर की चिंता मत करो। यहाँ जितने भी गाजर मौजूद हैं, तुम उनसे अपना घर तैयार कर सकते हो। उसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब डगरू भी उस जादुई गाजर की बात मानकर गाजर से घर बनाना शुरू कर देता है और कुछ समय में ही डगरू और माला का गाजर का घर तैयार भी हो जाता है। कड़ी मेहनत के बाद माला और डगरू उस जादुई गाजर की मदद से अपना आशियाना बना लेते हैं और वो गाजर का घर बेहद ही सुंदर और अद्भुत बना लेते हैं, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता था।